Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss RRB NTPC 2025 क्वेश्चन ऑफ 12 अगस्त सेकेंड शिफ्ट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आज का आपका जो सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है उसी को डिस्कस करेंगे, जो कि आपका RRB NTPC 2025 के अंडर ग्रेजुएट एग्जाम में जो कि पूछा गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते बिना किसी देरी के। तो इसका जो पोर्शन है आपका जीके जीएस से पोर्शन से जो क्वेश्चन रहने वाला और इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते बिना किसी देरी के। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज, यानी खाने के सोडे का रासायनिक नाम जो कि पूछा था। तो केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी खाने के सोडे का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि आपका होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात कर ले सम की फैक्ट्स अबाउट बेकिंग सोडा। आज के बेकिंग सोडा के बारे में कुछ मुख्य तत्व के बारे में बात कर ले तो द फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा का जो कि फार्मूला होता है आपका NaSCO3। बेकिंग सोडा का सूत्र जो कि आपका NaSCO3 जो कि होता है। द UPSC नेम जो कि आपका होता है बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का IUPAC नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि होता है। कॉमन यूज जो कि इंक्लूडिंग बेकिंग, क्लीनिंग, न्यूट्रलाइजिंग एसिड एंड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर, यानी इसका समान उपयोग जो कि बेकिंग, सफाई, एसिड को निष्क्रिय करने और अग्निशामक के रूप में जो कि किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन लेबोरेटरीज फॉर एक्सपेरिमेंट्स एंड इन इंडस्ट्रीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस प्रोडक्ट्स, यानी इसका प्रयोग प्रयोगशालाओं में प्रयोग के लिए तथा उद्योगों में विभिन्न उत्पादों के निर्माण में जो कि किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका आया था कि व्हाट हैपेंस टू द स्पीड ऑफ साउंड व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, यानी जब तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की चाल जो कि आपका पूछा था। तो व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज, यानी जब तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की चाल जो कि बढ़ जाती है। इन समर एज द टेम्परेचर राइजेज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर पार्टिकल्स इंक्रीज, यानी गर्मी के मौसम में तापमान बढ़ने पर जो कि हवा के कणों की गतिज ऊर्जा जो कि बढ़ जाती है। दिस काउज देम टू वाइब्रेट फास्टर एंड ट्रांसमिट साउंड्स वेव्स मोर क्विकली, यानी इससे वे तेज़ी से कंपन करते हैं और ध्वनि तरंगों को तेज़ी से फैलाते हैं। टेम्परेचर डज नॉट डायरेक्टली अफेक्ट द वेवलेंथ ऑफ साउंड, यानी तापमान का ध्वनि की तरंग दैर्ध्य पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। हाउएवर इट डज इन्फ्लुएंस द स्पीड ऑफ साउंड, यानी हालांकि यह ध्वनि की गति को प्रभावित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका व्हाट इज द 25th अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दैट मतलब 25वां जो कि संविधान संशोधन आपका क्या है ये पूछा था। द 25th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिशियली नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशन 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971 रिड्यूस द फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी, यानी भारतीय संविधान का 25वां संशोधन जिसे आधिकारिक तौर पर संविधान 25वां संशोधन अधिनियम 1971 जो कि कहा जाता है, इसमें आपका संपत्ति के मौलिक अधिकार को जो कि कम कर दिया गया था। इट्स अलाउड द गवर्नमेंट टू एक्वायर प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक यूज विथ कंपनसेशन डिटरमाइन द पार्लियामेंट रेदर देन द कोर्ट, यानी इसने सरकार को सार्वजनिक उपयोग के लिए निजी संपत्ति के अधिग्रहण की अनुमति दी, जिसके लिए मुआवजा संसद द्वारा जो कि निर्धारित किया जाएगा, न कि अदालतों द्वारा। दिस अमेंडमेंट्स ऑल्सो एक्सटेम्प्ट एनी लॉ implementing the directive principle of state policy contains in Article 39B and Article 39C from judicial review। इस संशोधन ने अनुच्छेद 39B और 39C में निहित राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने वाले किसी भी कानून को न्यायिक समीक्षा से भी छूट दी गई थी। दिस वाज एप्लीकेबल इवन सच अ लॉ वायलेटेड फंडामेंटल राइट्स, यानी यह प्रावधान तब भी लागू था जब ऐसा कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका हर्षवर्धन साहू इज रिलेटेड टू विच स्टेट, यानी हर्षवर्धन साहू किस राज्य से जो कि संबंधित है। तो ओडिशा से जो कि संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेट लिफ्टर जो कि है हर्षवर्धन साहू फ्रॉम ओडिशा वॉन द गोल्ड मेडल इन द 49 kg कैटेगरी एट द खेलो इंडिया इवेंट हेल्ड इन बिहार। ओडिशा के भारोत्तोलक हर्षवर्धन साहू ने बिहार में आयोजित खेलो इंडिया में 49वां किलो वर्ग जो कि स्वर्ण पदक जीता है। चलिए नेक्स्ट है आपका सुभाष चंद्र बोस गेव अ न्यू नेम टू द निकोबार आइलैंड एज डैश, यानी सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का जो कि नया नाम रखा था। तो उसका क्या नाम था आपका स्वराज द्वीप जो कि
रखा था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आफ्टर द वर्ल्ड वार टू व्हेन द जापानीज हैंडेड ओवर द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड टू नेताजी सुभाष चंद्र बोस होस्टेड द नेशनल फ्लैग एट पोर्ट ब्लेयर ऑन 13 दिसंबर 1943। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब जापानियों ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को नेताजी को सौंप दिया, तब सुभाष चंद्र बोस ने 30 दिसंबर 1943 को पोर्ट ब्लेयर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। ही डिक्लेयर द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एज द टेरिटरीज लिबरेटेड फ्रॉम ब्रिटिश रूल, यानी उन्होंने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को ब्रिटिश शासन से मुक्त क्षेत्रों के रूप में जो कि घोषित किया। लेटर ही रीनेम्ड द अंडमान आइलैंड एज द शहीद द्वीप एंड द निकोबार आइलैंड एज स्वराज द्वीप। बाद में उन्होंने अंडमान द्वीप का नाम जो कि शहीद द्वीप और निकोबार द्वीप का नाम जो कि स्वराज द्वीप रखा था। इन दिस वे ही अचीव द फर्स्ट लिबरेटेड टेरिटरी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इस प्रकार उन्होंने स्वतंत्र भारत में क्षेत्र का पहला खंड की हासिल कर लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका आया था कि विच कंट्री रैंक फर्स्ट इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024, यानी वैश्विक नवाचार सूचांक 2024 में पहला स्थान पर कौन सा देश था? तो स्विट्जरलैंड जो कि था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। रिसेंटली द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO रिलीज द 17th एडिशन ऑफ द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा वैश्विक नवाचार सूचांक का 17वां संस्करण जो कि जारी किया गया। अकॉर्डिंग टू द GII 2024 द टॉप 5 इनोवेशन इकोनॉमिक्स आर, यानी 2024 के अनुसार शीर्ष पर नवमेशी अर्थव्यवस्थाएं जो कि आपका है कौन कौन है? स्विट्जरलैंड है, उसके बाद स्वीडन है, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट है, सिंगापुर है, यूनाइटेड किंगडम जो कि आपका है। तो ये 5 जो कि टॉप आपका रहा था। उसके बाद इंडिया का रैंक आपका 39th अमोंग द 133 ग्लोबल इकोनॉमिक इन GII 2024, यानी GII 2024 में भारत का जो कि 133 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में जो कि 39वें स्थान पर जो कि रहा था। इन 2023 इंडिया वाज रैंक 40 अमोंग 133 ग्लोबल इकोनॉमिक्स, यानी वर्ष 2023 में 133 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत का स्थान जो कि 40वां था। वहीं 2024 में आपका 39वां था आपका जो कि रैंक। चलिए नेक्स्ट है आपका व्हाट डज इट मीन्स टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर इन द सेम लोकेशन, यानी एक ही स्थान पर एक नया फोल्डर बनाने का मतलब क्या है? तो इफ़ यू क्रिएट अ न्यू फोल्डर इन योर करंट लोकेशन अ न्यू फोल्डर विल बी क्रिएटेड बट इट विल बी इन द सेम लोकेशन वेयर यू क्रिएटेड इन, यानी अगर आप अपने स्थान पर एक ही नया फोल्डर बनाते हैं तो एक नया फोल्डर बन जाएगा, लेकिन उसी स्थान पर होगा जहां आपने इसे बनाया था। दिस मीन यू आर एडिंग अनदर फोल्डर इन द सेम डायरेक्टरी बट नो फाइल और फोल्डर विल बी रिमूव। इसका मतलब है कि उसी डायरेक्टरी में एक और फोल्डर जोड़ रहे हैं, लेकिन कोई फाइल या फोल्डर जो कि स्थानांतरित नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि हु इज़ कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को जो कि कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, लवली नोन एज द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, वाज एन ardent patriot, a great social and political reformer and prominent nationalist with progressive ideas, यानी दादा भाई नौरोजी जिन्हें प्यार से द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, एक उत्साही देशभक्त, एक महान सामाजिक और राजनीतिक सुधारक और प्रगतिशील विचारों के एक प्रमुख राष्ट्रवादी थे। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड द फर्स्ट इंडियन टू सीट ऑन द रॉयल कमीशन, जिसे बेलवाई कमीशन भी कहा जाता है। वह ब्रिटिश संसद के चुने गए जाने वाले पहले भारतीय थे जो रॉयल कमीशन में बैठने वाले पहले भारतीय थे। दादा भाई नौरोजी द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड सर्व एज इट्स प्रेसिडेंट 3 times इन 1886, 1893 एंड 1906। दादा भाई नौरोजी भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, जो कि 1886, 1893, 1906 में 3 बार इसके अध्यक्ष रहे थे। बात कर लें हिज स्टडी वर्क फाइनली फोकस ऑन द ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल विच ही
इन हिज बुक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी का जो कि अध्ययन कार्य आमतौर पर उनकी पुस्तक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल जो कि इंडिया में जो कि अंग्रेजों के शासन के दौरान जो कि भारत में धन की निकासी पर केंद्रित है। तो इनके जो पुस्तक है आपका पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो कि आपका इन्हीं के द्वारा लिखा गया, तो इसे भी ध्यान में रखिए। चलिए नेक्स्ट आपका द राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव फ्रॉम आर्टिकल 31 एंड ट्रांसफर टू विच आर्टिकल। संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 से हटाकर किस अनुच्छेद में जो कि स्थानांतरित कर दिया गया है। तो द राइट टू प्रॉपर्टी वाज मूव फ्रॉम आर्टिकल 31 एंड ट्रांसफर टू द आर्टिकल 300A। संपत्ति के अधिकार को जो कि अनुच्छेद 31 से हटाकर अनुच्छेद 300A में जो कि स्थानांतरित कर दिया गया है। दिस चेंज वाज मेड थ्रू द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1978 विच मेड द राइट टू प्रॉपर्टी नो लॉन्गर अ फंडामेंटल राइट बट अ लीगल राइट। 1978 में 40वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से यह परिवर्तन जो कि किया गया था, जिसे संपत्ति का अधिकार अब एक मौलिक अधिकार नहीं रहा बल्कि एक कानूनी अधिकार बन गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ टेम्पररी मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर, यानी निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी है। तो रैम जो कि ऑप्शन में दिया गया होगा तो राइट आंसर हो जाएगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम इज अ वर्ल्ड type of memory which when the power is turned off ही stored information is lost। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो कि एक वोलेटाइल प्रकार की मेमोरी है जो पावर ऑफ हो जाने पर इसमें स्टोर इंफॉर्मेशन समाप्त हो जाती है। इट इज़ अल्टरनेटली रेफर टू एज मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सिस्टम मेमोरी। वैकल्पिक रूप से इसे मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी या सिस्टम मेमोरी के रूप में जो कि निर्देशित किया जाता है। रैम इज़ अ कॉमन टाइप ऑफ मेमोरी फाउंड इन कंप्यूटर एंड अदर डिवाइस। रैम जो कि कंप्यूटरों और अन्य डिवाइसों में पाई जाने वाली समान प्रकार की जो कि मेमोरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका व्हाट वाज द मास्कॉट ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 हेल्ड इन बिहार, यानी बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभांकर क्या था। तो गज सिम्हा जो कि था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रॉम 4 to 15 मई 2025 अंडर द गवर्नमेंट्स खेलो इंडिया इनिशिएटिव द 7th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 वाज हेल्ड इन बिहार। 4 से 15 मई 2025 तक सरकार खेलो इंडिया पहल के तहत खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का 7वां संस्करण जो कि बिहार में आयोजित किया गया था। वहीं बात कर ले द इवेंट वाज ऑर्गेनाइज इन 5 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया, भागलपुर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन जो कि बिहार के 5 जिलों में पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया और भागलपुर में जो कि किया गया। मीन वाइल 3 मेजर कॉम्पिटिशन जिम्नेस्टिक, शूटिंग एंड साइकिलिंग वेयर हेल्ड इन न्यू दिल्ली, जबकि 3 प्रमुख स्पर्धाएं जिम्नेस्टिक, शूटिंग और साइकिलिंग जो कि नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। गज सिम्हा वाज द मास्कॉट ऑफ एडिशन ऑफ द गेम, यानी गज सिम्हा जो कि इस बार के खेलों का शुभंकर जो कि था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिस 12 डे इवेंट फीचर्स 27 स्पोर्ट्स विथ अ टोटल ऑफ 285 गोल्ड मेडल्स अवॉर्डेड। 12 दिवसीय यह आयोजन जो कि 17 खेलों में संपन्न हुआ, जिसमें कुल 285 स्वर्ण पदक जो कि प्रदान किए गए। टॉप परफॉर्मिंग स्टेट की बात कर ले तो महाराष्ट्र जो कि टॉप रहा था। द मेडल टॉली विथ अ टोटल ऑफ 158 मेडल्स जो कि 58 गोल्ड, 47 सिल्वर, 53 ब्रॉन्ज मेडल जो कि महाराष्ट्र जीता था। महाराष्ट्र ने कुल 158 पदक जो कि 58 स्वर्ण, 47 रजत, 53 कांस्य जीतकर पदक तालिका में जो कि पहला स्थान प्राप्त किया। वहीं हरियाणा रैंक सेकेंड विथ 170 मेडल्स। हरियाणा 177 पदकों के साथ जो कि दूसरे स्थान पर रहा। वहीं राजस्थान जो कि तीसरा स्थान पर आपका 7 पदकों के साथ जो कि तीसरे स्थान पर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका विच कंट्री इज होस्टिंग द बिम्स्टेक समिट 2025, यानी बिम्स्टेक समिट 2025 का आयोजन कौन देश कर रहा है। तो आपका थाईलैंड जो कि कर रहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात कर ले बिम्स्टेक का फुल फॉर्म की, तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो कि आपका इसका फुल फॉर्म है बिम्स्टेक का। वहीं बात कर ले इट इज़ अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन दैट्स प्रमोट्स मल्टी डायमेंशनल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमॉन्ग द कंट्रीज कनेक्टेड टू द बे ऑफ बंगाल। यह एक क्षेत्रीय संगठन है जो बंगाल की खाड़ी से जुड़े देशों के बीच बहु
आयामी तकनीकी और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देता है। वहीं मेंबर कंट्री की बात करें तो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, जो कि आपका ये 7 देश जो कि मेंबर कंट्री हैं। वहीं मुख्य उद्देश्य की बात करें तो टू इन्हेंस कनेक्टिविटी इन बे ऑफ बंगाल रीजन, बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में संपर्कता को बढ़ावा देना जो का इसका मुख्य उद्देश्य है। टू प्रमोट डेवलपमेंट पार्टनरशिप यानी विकासात्मक साझेदारी को प्रोत्साहित करना। टू स्ट्रेंथन इकोनॉमिक, टेक्निकल, सोशियो कल्चर कोऑपरेशन यानी आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक, सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करना, इसका जो कि मुख्य उद्देश्य है। वहीं सचिवालय की बात कर ले तो ढाका बांग्लादेश में जो कि इसका सेक्रेटरीट जो कि आपका है। तो दोस्तों ये रहा जो कि आपका आज के 12 अगस्त सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए। बाकी इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। कल का भी पीडीएफ जो कि भेज दिया गया है और पिछले दिनों में जितने भी आपका शिफ्टों में एग्जाम हुए सभी का पीडीएफ जो कि भेज दिया गया है, तो वहाँ से लेकर आप लोग रीड आउट कर सकते हैं पीडीएफ से। बाकी चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।